भारत के सबसे बड़े राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो ने महिलाओं के लिए स्थायी आय के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से पूरे देश में अपनी पिंक मोबिलिटी पहल का विस्तार करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य रोजगार सृजन, वित्तीय स्वतंत्रता और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। रैपिडो ने अगले 3 सालों में देश भर में 2 लाख से अधिक महिला कप्तान की स्थायी फ्लीट बनाने के नजरिए के साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत रैपिडो ने आज़ाद फाउंडेशन और सखा कंसल्टिंग विंग्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उपलब्धि के उपलक्ष्य में रैपिडो ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में एम्पावर हर ड्राइविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट थीम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित विचारकों, प्रमुख थिंक टैंक के संस्थापकों सहित अनुभवी गिग वर्कर्स और अग्रणी महिला ड्राइवरों ने भाग लिया। मैं अर्पिता मुखर्जी हूँ, प्रोफेसर इक्रियार में। और ये जो आज के ज़माने में लड़कियाँ कई सारे एरियाज़ में आ रहे हैं जहाँ पे पहले लड़कियाँ नहीं थी, जैसे कि बाइक चलाना। ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है, मगर आप आज जैसे सुन रहे हैं कि रास्ते में टॉयलेट नहीं है, लड़कियों के लिए कई सारी दिक्कतें हैं जब वो रास्ते में होते हैं। और कई जगह पे लड़कियों को रात को काम करने की अभी तक लॉ अलाउ नहीं करती। तो अगर वो डिसेंट वर्क, लॉ कंडीशंस और जो लड़कियों की जो सुरक्षा और काम करने के लिए जो सुविधाएं की ज़रूरत है, जैसे जो कैब चलाते हैं, टॉयलेट वगैरह, इन सब की अगर बंदोबस्त कर जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि लड़कियां अभी सारे काम ही कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं, सिर्फ उनको कुछ सुविधाओं की ज़रूरत है। और जो लड़कों के लिए भी ज़रूरत है, एक्चुअली टॉयलेट जो होना चाहिए वो सबके लिए ज़रूरत है। इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सोच के अगर आगे बढ़े तो हमारे देश में बहुत प्रगति होगी। लड़कियां जब बाइक चलाएगी, लड़कियां तब उसमें सेफ फील करेंगे। वो भी काफ़ी ऑफिस वगैरह, कॉलेज वगैरह जा सकते हैं। तो ये लड़की को सपोर्ट करेंगे। ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है जहाँ पे विमेन इज सपोर्टिंग विमेन। थैंक यू। इट्स आइडियल फॉर ऑल स्लीपिंग पोजीशंस और रिलीफ दे आपके प्रेशर पॉइंट्स को। आप भी ट्राई करके देखिए ये पेन रिलीविंग, इको फ्रेंडली, ब्रीदेबल, ड्यूरेबल रिफ्रेश का नेचर प्रो मैट्रेस। अगर ये एक टिपिकल मैट्रेस ऐड होता तो इसे हम कुछ इस तरह से बनाते, बट यू आर टू स्मार्ट एंड दीज आर द फैक्ट्स। एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। रिफ्रेश मैट्रेस, स्लीप हेल्दी, वेक ब्यूटीफुल। और मैं आज़ाद फाउंडेशन में नेशनल लीड हूँ। तो आज का प्रोग्राम जो है रैपिडो के साथ आज़ाद और सखा ने एक नई पार्टनरशिप लॉन्च की है, जिसमें हम महिलाओं को ई टैक्सी, ई बाइक में 30 महिलाओं को ई बाइक जो है वो टैक्सी के रूप में दी गई हैं। और ये महिलाएं अब रैपिडो के प्लेटफॉर्म पे गाड़ी चलाएंगी। तो आज का जो इवेंट था, एक तो ये एक तरीके का लैंडमार्क है कि दिल्ली में पहली बार इतनी संख्या में महिलाएं रैपिडो के साथ मिलकर सड़कों पे, जिसको कहते हैं ना लास्ट माइल कनेक्टिविटी, उसके लिए वहाँ पे महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए एक बाइक टैक्सी शुरू हो रही है। तो दिल्ली के अलावा कोई और स्टेट में भी इस इनिशिएटिव को लेके जाने वाले हैं? आज़ाद और रैपिडो एक्चुअली दिल्ली के अलावा हम राजस्थान में जयपुर में शुरू कर रहे हैं, हम इंदौर में शुरू कर रहे हैं, हम चेन्नई में शुरू कर रहे हैं साथ में काम। इसके अलावा हम कोलकाता में भी शुरू कर रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में हम फिर अहमदाबाद, रायपुर और भी शहरों में जाने की इच्छा रखते हैं। अभी तक इस इनिशिएटिव से कितनी महिलाएं जुड़ चुकी हैं और भविष्य में कितनी और जुड़ने वाली हैं? हमारा मोटा ये मानना है कि इस आने वाले, अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन हमको लगता है कि अगले 6 से 8 महीनों में 2025 में हम उम्मीद करते हैं कि 500 से ज़्यादा महिलाएं इसमें आ जाएंगी, जो कि ई बाइक्स चलाएंगी, बाइक टैक्सी चलाएंगी अक्रॉस दी सिटीज़। तो सेफ्टी को भी लेके कुछ मेजर किए जा रहे हैं कि उनको सेफ फील कराया जा सके या उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो। इन महिलाओं की इस तरह की ट्रेनिंग होती है जिसमें उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है। उसके अलावा इनके पास एक अपना ये राइट होता है कि वो चाहे तो रिफ्यूज़ कर सके। दूसरा चीज़ ये है कि इनका जो पैसेंजर होंगी वो महिलाएं होंगी, वो पुरुषों को लेके नहीं चलाएंगी। और उनकी ऐप पर भी जो ड्यूटीज़ आएंगी वो सिर्फ महिलाओं के लिए आएंगी। महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए ये पूरी की पूरी सर्विस है। तो इससे अपने आप सुरक्षित वो महसूस करेंगी। और दूसरी बात यह है कि ट्रेनिंग इनकी इतनी अच्छी है कि ये काफ़ी सारी
जो चीज़ें हैं ना उससे वो उनकी सेल्फ डिफेंस की दिल्ली पुलिस के द्वारा जैसे दिल्ली में ट्रेनिंग होती है तो वो सारे गांव पे जानती हैं कि कैसे उनको अपने आप को सुरक्षित बनाना है। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होती है तो न सिर्फ उनको बल्कि किसी को भी कुछ हो जाता है ना तो उनके पास वो स्किल है कि वो लोगों को फर्स्ट एड दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप रैपिडो को एक फुल प्लस फोर्स तैयार करके दे रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारा तो आज़ाद का काम ही यह है कि जब हम कहते हैं ना कि एक सक्षम और ताकतवर महिला ड्राइवर है जो वो मार्केट में आती है, चाहे वो बाइक चलाएं, चाहे वो टैक्सी चलाएं, चाहे वो बस चलाएं। जब वो घर से बाहर निकलती है तो उनको सक्षम और ताकतवर होना ज़रूरी है और हमारी ट्रेनिंग इसी के लिए बनी है। थैंक यू सर। थैंक यू। आपसे अपील है, बस अपनी दया भाव की आदत को बदले। गुलाबी आंदोलन अनजान द्वारा भीख मांगने की प्रथा को समाप्त करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में तत्कालीन दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने किया था। भीख मांगना गैर कानूनी सहित अशोभनीय, अमानवीय और दुखदायी है। फिर भी हम अपने दया भाव के कारण अनजान भीख मांगने वाले को भीख देकर इनको भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे दया भाव के कारण ही भीख मंगवाने वाले गिरोह नवजात बच्चों की चोरी करके विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगवाने के लिए मजबूर करते हैं। इन नवजात बच्चों की चोरी होने से बचाने के लिए हमें अपने दया भाव की आदत को बदलना होगा। अगर आप किसी अनजान भीख मांगने वाले को भीख ना देने की शपथ लेते हैं तो आपको सम्मान के साथ साथ बहुत कुछ, बस शपथ ले। थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहले जो है 10 साल पहले सबसे बड़ा बैरियर जो लड़कियों का था, एक बहुत स्टैंडर्ड बैरियर था जो आईटी सेक्टर ने कुछ हद तक तोड़ा है कि वीमेन कैन बोलते हैं। अगर आप हरियाणा में देखिएगा कोई मैन्युफैक्चर और मगर साउथ में ये बैरियर पहले तोड़ा गया था कि उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आईटी ने बहुत पहले से बोला कि हमें ये सब नहीं चाहिए, वी वांट इजी हायर एंड फायर, हमें लड़कियों को रात में काम करना है, हम ट्रांसपोर्टेशन दे देंगे, वी विल ट्राई टू एंश्योर सेफ्टी। बट उसलिए आईटी सेक्टर का ग्रोथ होने लगा। जब आईटी सेक्टर का ग्रोथ होने लगा तो पॉलिसी मेकर्स को भी लगे कि हाँ ये बात तो सही है कि रात को वीमेन के ऑन क्यों नहीं कर सकते। अगर सिस्टमेटिकली आप दे दो, आप उनके लिए अलग से आपको क्या चाहिए, अलग से टॉयलेट बनाना है और आपको अलग से उनका सिक्योरिटी रखना है, तो ठीक है, वो सिक्योरिटी मैन को भी चाहिए, मैन भी रिस्क में है। हाँ, कोई अगर आपको स्टैप करे तो मैन को थोड़ी छोड़ के स्टैप करेगा। तो दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस के अंदर एक तो है कि विमेन को सिक्योर करना। उसके बाद से पॉलिसी के मूवमेंट आए विमेन का क्लोथ्स, व्हाट क्लोथ्स कैन बी एक्सेप्टेड इन दी वर्क प्लेस। जब आप वर्क प्लेस में हो आपको वर्क प्लेस की क्लोथ्स पहनना पड़ता है और कपड़े आपको वैसे पहनना पड़ता है जो आप काम कर रहे हो। जैसे आप बाइक चला रहे हो तो ऑफन साड़ी पहन के बाइक चलाना इज नॉट इजी। सो वो वाले देखिए वो धीरे धीरे स्टेट और सेंटर में आने लगे, मगर लॉज जो होते हैं वो सेंटर का होता है मगर स्टेट उसको अलग से इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आज के डेट पे अगर मैं आज के डेट पे आपका एक मुद्दा बोलूं तो ये कि आपने बाइक चला लिया और बाइक लेके आप घर गए और बाइक का अगर येलो नंबर प्लेट है तो आपके लिए एक मुश्किल है। आप एक स्टूडेंट हो और आपको पढ़ने जाना है, शायद पापा ने बाइक खरीद के लिए मगर पापा का उतना हैसियत नहीं है और वो चाह रहा है कि आप बाइक ड्राइव करो, तो आपका येलो नंबर प्लेट से मुश्किल होता है। अगर आपको व्हाइट नंबर प्लेट मिल जाए और आप इस बाइक को ड्राइव कर सको और आप इस बाइक को ड्राइव कर रहे हो और पेमेंट ऑफ अ फी टू द आरटीओ, ऐसा नहीं कि आरटीओ लॉस मारे, आरटीओ को पेमेंट कर रहे हो, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सिक्योरिटी डिवाइसेस हो रहा है, इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गोवा अलाउ कर रही है, सेंटर ने इसके बारे में सोच रहा है, इसके बारे में स्टेट्स को सोचना चाहिए कि अगर हमने व्हाइट नंबर प्लेट बाइक फॉर पैसेंजर किया उसका क्या बेनिफिट है। अगर वो किया तो मेरे ख्याल से बहुत सारे विमेन बाइक ड्राइविंग में आ जाएंगे। अभी तो आप ये सोच रहे हो कि जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली डाउन सोसाइटी में है वो ये करना चाहता है, मगर अब्रॉड में वो नहीं है। अब्रॉड में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बाइक चलाते हैं। हम लोग जब पढ़ाते थे बाहर, हमारा सबसे ज्यादा बाइक ड्राइवर्स स्टूडेंट्स होता था एंड सबसे ज्यादा कार ड्राइवर्स भी स्टूडेंट्स होता था। वो यहाँ से गए, अच्छे घर का स्टूडेंट है मगर वो गए और वो एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं। ये फैसिलिटी, एक फैसिलिटी जब
हमें सोचना चाहिए और आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट के साथ इस बारे में बात करना चाहिए कि स्ट्रीमलाइन करो पॉलिसी? आपने अपने काम के दौरान देखे हैं जो महिलाएं और खास तौर से एडोलेसेंट गर्ल्स फेस करती हैं? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट हम लोगों ने बहुत रिसेंटली हमारा एक नॉन डायग्नोस्टिक स्टडी था यूपी में, और उससे हम देखे कि मोबिलिटी एक्चुअली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंगली थोड़ा चेंज हो रहा है मोबिलिटी को लेके सोच। तो पहले जैसे हम लोग सोच रहे थे कि लड़कियां अलाउ नहीं हो रहा है हायर स्टडीज के जाने के लिए या काम के लिए जाने के लिए दूर, अभी वो जो नियम है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी माँ बाप बोल रहे हैं कि अच्छा चलो 2 घंटा दूर है तो जा सकते हो। तो जो नॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली कुछ नॉर्म अभी शिफ्ट हो रहे हैं, बट जो हमें बिगर चैलेंज दिखता है स्पेशली विद एडोलेसेंट्स एंड यंग गर्ल्स, कि अभी भी लड़कियों में शादी इज द मेन प्रायोरिटी। तो कुछ भी आप जिंदगी में कर लो, आपको अगर एक अच्छा लड़का मिला है माँ बाप के हिसाब से तो शादी हो जाएगी। और जब हम लोग बात भी करते हैं इनके साथ, तब वो पूरा उनका जो एस्पिरेशन, उनका जो पर्पस है वो पूरा पोस्टपोन हो जाता है, साइड हो जाता है कि हाँ पहले शादी कर लो उसके बाद जो मर्जी करना। बट दैट बिकम्स अ चैलेंज, क्योंकि द मोमेंट यू गेट मैरिड देन बच्चा हो जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। सो दैट काइंड ऑफ एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर टू इट। सेकेंडली, जो अभी भी लड़कियों से उम्मीदें हैं वो पहले आप घर का काम संभालो फिर बाहर का काम संभालना। तो ये जो डबल बर्डन ऑफ वर्क है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ये हम सबकी जिंदगी में है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम उसको बहुत गहराई से समझे और उसको एक्नॉलेज करें कि डबल बर्डन ऑफ वर्क जिसको हम कहते हैं अनपेड केयर वर्क। अनपेड केयर वर्क, एग्जैक्टली, जो केयर वर्क है और वो उसको ही मेन प्रायोरिटी दिखा जाता है। तो अभी भी हम लोग ये देख रहे हैं कि एक लड़की है तो उसका काम है घर का काम ठीक से सीखना, शादी करना, बच्चा पालना, पढ़ाई वगैरह ये सेकेंडरी है। अभी ये थोड़ा सा अच्छा लड़का ढूंढने के लिए भी थोड़ा 10 पास होना अच्छा रहेगा, इसीलिए पढ़ाई ठीक है। बट मतलब मैं अंजना जी का सुन रही थी, मतलब वो पूरा सारे उन्होंने जो बताया वही है नॉर्मेटिव प्रॉब्लम्स, कि अगर आपको कुछ करना है तो पहले घर से अलाउ करना पड़ेगा, घर वाले अलाउ करेंगे फिर हम जाएंगे। और मैं और एक चीज बोलना चाह रही थी, आई थिंक हमें थोड़ा इंडस्ट्रियली भी देखना कि जो पॉलिसीज है पर उसका प्रैक्टिस क्या हो रहा है। क्या हम लोग लड़कियों को शेम नहीं करते अगर कोई बोलते हैं कि मेरा बच्चा बीमार है और मैं नहीं आ पाऊंगी वर्कफोर्स में? सबके वर्कफोर्स में होते हैं, हम कुछ भी बोले, हम बोलते हैं अच्छा ये नहीं कर सकते, वो उनको शेम किया जाता है। अगर मैं रात को नहीं काम कर सकती फॉर सर्टेन रीजन, आई विल बी शेम्ड। इफ आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म प्रॉपर्ली बिकॉज आई एम ऑन पीरियड्स, आई विल बी शेम्ड। हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए। पॉलिसीज बन जाते हैं, पॉलिसीज बहुत अच्छे पॉलिसीज है हमारे पास, पर कितना पॉलिसीज प्रैक्टिस में आते हैं, कितना हम लोग प्रैक्टिस में आने के बावजूद भी अनकॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं कि ऐसे फॉर एग्जाम्पल मतलब बहुत ऐसा है कि जय झूलेलाल। मां सभिनी पंहिंजे भाउरनि भेनरुनि सिंधियुनि खे सभिनी खे इनवाइट थो कयां त असां 3 तारीख़ चेटीचंड जो मेलो मल्हाए रहिया आहियूं ऐं तव्हां सभु पंहिंजे घर जा माण्हू सभिनी खे वठी अचो, जीअं असांखे ख़बर पए त सिंधियुनि में जागृति अची चुकी आहे ऐं असां ज़ोरदार सभु बाक़ी इहो मल्हाईंदासीं चेटीचंड जो मेलो। जय झूलेलाल, धन्यवाद। जय झूलेलाल। नरेश बिलानी, महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली। मैं हिंदी में अपील इसलिए कर रहा हूँ ताकि नॉन सिंधीज के पास भी हमारा मैसेज जाए। 30 मार्च को जो भगवान झूलेलाल का अवतरण दिवस है, वो जो कि हम चेटीचंड के रूप में मनाते हैं, वो हम मना रहे हैं। उस दिन चैत्र नवरात्रा भी है और गुड़ी पड़वा भी है और एक और भी फेस्टिवल है, वो काफी जो है काफी लोगों के हैं, काफी अपना कम्युनिटीज के उस दिन नया साल है, हिंदू नववर्ष तो है ही है। तो उस सब के लिए जो कि भगवान झूलेलाल ने अवतार लिया था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, उसके उपलक्ष्य में हम बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकाले जा रहे हैं। 30 तारीख को शाम को 5:30 बजे भजन कीर्तन, जो हमारा 16 ब्लॉक में सिंधी ठिकाना है, सिंधी गुरु मंदिर जिसको भी कहते हैं और पुराने लोग उसको सिंधी गुरुद्वारे के नाम से भी जानते हैं,
वहाँ पे 5:30 बजे से भजन कीर्तन शुरू होगा। उसके बाद 7 बजे से नाचते गाते छेज और शहनाई। छेज जो है हमारा सिंधी लोक नृत्य है, उससे नाचते गाते हम सारे राजेंद्र नगर में बग्गी में हम भगवान झूलेलाल की जोत लेके और सारे राजेंद्र नगर में घूमते जगह जगह हमारा स्वागत भी होगा। और वहाँ से उसके बाद हम सिंधु समाज में 8 बजे करीब उसकी समाप्ति होगी। यहाँ पे जो है बहराणा का समाप्ति होगी शोभा यात्रा की। उसके बाद यहाँ पे शहनाई वंदन होगा, नाच गाना होगा। उसके बाद आरती पल्लव और हमारी जो पत्रिका है उसका भी विमोचन होगा उसी दिन। और भंडारे के बाद, भंडारा लंगर प्रसाद के बाद रात को 10 बजे हम लोग जो है विसर्जन के लिए यमुना जी पे जाएंगे। उसमें हमारे ट्रेजरर साहब मिस्टर कमल टेकचंदानी का नंबर जो मैं इनको बोलूंगा वो खुद देंगे नंबर अपना अभी। उसके उनको जिन्होंने चलना है वो उनको अपना नाम लिखवा दें ताकि अरेंजमेंट करा जाए। मैं आप सबसे अपील करूंगा राजेंद्र नगर ओल्ड न्यू क्या सारी दिल्ली वासियों से कि आए और इसमें एक दिखाएं कि हिंदू धर्म में कितनी यूनिटी है। सारे इकट्ठे मिलके और इस पर्व को मनाएं। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। कमल जी, ये मेरा नंबर है 8826668012 8826668012। मेरा नाम है कमल टेकचंदानी। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड है चलने में। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जब आप सड़क पे गाड़ी लेके निकलती हैं, कुछ अपना अनुभव इसके बारे में आप शेयर करेंगे? जब हम सड़क पे गाड़ी लेके निकलते हैं तो चुनौतियां तो ज्यादातर बहुत लगभग आती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो टॉयलेट की समस्या सबसे पहले आती है कि कहाँ जाएंगे हम। कभी कभी ऐसी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे टॉयलेट होते ही नहीं है। पेट्रोल पंप पे जाओ तो वहाँ पे साफ नहीं होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आता है। और जैसे कि नॉर्मल ड्राइवर बोलते हैं अरे लड़की गाड़ी चला रही है तो ये क्या अच्छी गाड़ी चलाती है, हाँ तो हाथ दिखा के। लेकिन उसी में से बहुत सारे प्राउड फील भी करते हैं कि भाई लड़की गाड़ी चला रही हो, कितनी अच्छी गाड़ी चला रही है। और जब कस्टमर हमारे साथ में बैठता है और वो हमको इतना अच्छा गुड फीडबैक देके जाता है तो भी हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हाँ हम इतना अच्छा तरीके से चला रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस होता है कि हाँ सड़कों पे निकलो तो लोग इस तरीके से करते हैं, हम उनको भी इग्नोर करते हैं। क्योंकि हमें इग्नोर करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम इग्नोर नहीं करेंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। और क्योंकि बाहर निकलने के बाद में जैसे कि पब्लिक गुड हो गया। और पुलिस वालों की सबसे बड़ी बात है कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन थोड़ा सा अच्छा मिलना चाहिए कि हमारे लिए कि हाँ अगर हमें कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हमें क्या अच्छे तरीके से कैसे डील किया जा सकता है। तो ये काफी सारे चैलेंज आते हैं। और कभी कभी तो पुलिस वाले फालतू में हाथ दे देते हैं, रात में हाथ दे देते हैं, क्योंकि वो रात में ड्रिंक वालों को ज्यादातर पकड़ते हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि हाँ पीली नंबर की गाड़ी चल रही है और बस उन्होंने हाथ देना है, साइड में गाड़ी लगानी है। और जब हम उनको थोड़ा सा शीशा उतार के बोलते हैं कि हाँ जी सर बताइए क्या गलती हो गई हमसे, तो कहते हैं अरे मैम आप हो, तो हाँ जी सर हमें बताइए। पहले कहेंगे लाइसेंस दिखाओ कि आप गलती तो बताइए हमें, तो लाइसेंस दिखाएंगे हम आपको कि नहीं मैम कोई नहीं आप लाइसेंस तो दिखाइए। तो उस टाइम पे ये मतलब हम में रोकने वाले काम फालतू के चैलेंज। मतलब पुलिस वालों ने देखा लड़की है तो इस तरीके से कहीं कुछ भी मतलब इनको बोलो तो साइड में कुछ देके चली जाएगी। लेकिन मेरे साथ में 2-3 बार हो चुका है ऐसे। तो जब बोलते हैं वो इस तरीके से ITC मोरिया पे मैं एक बार रात में नाइट में लेके जा रही थी गाड़ी और वहां पे कुछ भी नहीं था। मतलब रेड लाइट थी, रेड लाइट मतलब पहले रेड लाइट भी क्रॉस कर देते थे, रात में नहीं देखते थे। हमने भी रात जैसे गाड़ियां निकल रही है हम भी निकल गए वहां से। और निकले तो एकदम कोई झाड़ियों के पीछे से एकदम ट्रैफिक पुलिस वाला आया और सामने से ऐसे हाथ दे दिया। तो पहले तो मैं एकदम सोचती रह गई कि ये आए कहाँ से। तो मैंने थोड़ा शीशा नीचे किया और जब उसने मुझे देखा तो कहता है मैम मैंने सबसे पहले उसका मेरा ये क्वेश्चन था उससे, मैंने कहा सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए आप कौन सी झाड़ी के पीछे से आए। मैंने उसको सीधा ये बोला। तो वो पहले तो थोड़ा हंसा भी मुस्कुराया भी। तो कह रहे मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने सर देखिए ये 100% की बात है कि नाइट में मैं ट्रैफिक पुलिस वालों को ड्यूटी करते हुए नहीं देखती, मैंने नहीं देखा।
तो आपने मुझे हाथ दिया। तो कह रहे नहीं नहीं मैम ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा बताइए। तो कह रहे अच्छा मैम आपने सिग्नल तो तोड़ा है ना। मैंने कहा सर देखिए सारे निकल रहे थे, अगर मैं रुक जाती तो मुझे पीछे से कोई मार के चला जाता रात में। तो कह रहे नहीं नहीं मैम आप अपनी सेफ्टी के लिए तो थोड़ा सा, मैंने हाथ से, ये मेरी गलती है कि मैंने सिग्नल तोड़ा है, तो आज के बाद नहीं तोड़ूंगी। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या बात करनी है तो आप ये गाड़ी पे नंबर है, आप इस पे कॉल कर लीजिए। पर क्योंकि गलती मेरी थी, मैंने माना था, क्योंकि मैंने रेड लाइट जंप करी है। लेकिन मुझे भी उस बात को इतना सोच सोच के हंसी आती है ना कि मैंने उनको बोला क्या था। बिल्कुल। तो